रवि, एक बुनियादी सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब यक्ष प्रश्न बनकर होगा। अरुण जेटली जैसा रणनीतिकार अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं, क्या उनका कोई विकल्प है आज भारतीय जनता पार्टी में? अजय जी, फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में अरुण जेटली का कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जितने वर्तमान नेता मौजूद हैं वो अरुण जेटली का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि अरुण जेटली को न सिर्फ एक विधा में महारत थी बल्कि अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी उनकी हर एक राजनीतिक दल में गहरी पैठ थी। लुटियंस की राजनीति को बखूबी समझते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। और इसके साथ ही जो वर्तमान नेतृत्व था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनसे उनका एक दोस्ताना संबंध था। हालांकि उन्होंने जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को इस झटके से उभरने में। दूसरी पीढ़ी के नेता बीजेपी में मौजूद हैं, लेकिन अरुण जेटली का विकल्प खोज पाना बीजेपी के लिए फिलहाल आसान नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा इस जख्म को भरने में। एक और सवाल रवि, आज भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मीडिया विंग है, किसी भी समस्या के लिए कोई भी मसला खड़ा हो, इस पूरे मीडिया विंग को एक व्यक्ति की ब्रीफिंग होती थी और वो थी अरुण जेटली। यानी भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा चेहरा, कौन सा पक्ष जनता के सामने रखना चाहती है, वो तय एक तरह से अरुण जेटली क्या करते थे, वो निर्धारण अरुण जेटली का हुआ करता था। उनकी अनुपस्थिति में अब वाकई में क्या ये काम हो पाएगा और उसी सुचारू तरीके से हो पाएगा जैसा अभी तक हो रहा है? अजय जी, जहाँ तक मीडिया की बात है, पिछले 10 सालों से हमने लगातार देखा कि मीडिया विंग का हेड कोई भी हो, लेकिन वो ब्रीफिंग लेने के लिए पार्टी की लाइन क्या होगी, जो सुबह प्रवक्ताओं की बैठक होती थी वो अरुण जेटली के आवाज पर होती थी, चाहे वो किसी पद पर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों, बीमार रहे हों। लेकिन अगर उनकी उपलब्धता रहती थी दिल्ली में, तो सारे प्रवक्ता जाते थे उनसे ये पूछने के लिए कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर पार्टी की लाइन क्या होनी चाहिए। और सुबह की बैठक में जो तय होता था, अरुण जेटली जो ब्रीफिंग देते थे वही पार्टी की लाइन होती थी। क्योंकि केंद्रीय रविकांत, माफ कीजिए, आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं कुछ देर के लिए। इस वक्त जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि मुखाग्नि देने की जो परंपरा है, उस परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। मुखाग्नि देने के लिए अरुण जेटली के बेटे रोहन मौजूद हैं और वहां पर चारों तरफ हम देख रहे हैं परिवार और पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं जो इस आखिरी क्षण में, अंतिम क्षण में आप कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद हैं। और मुखाग्नि अब अरुण जेटली जी को दी जा रही है। अब इसके बाद एक व्यक्ति के लिए सिर्फ उसने अपने जीवन में, अजय जी, जो किया होता है वो बचा रह जाता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी आवाज अगर कैद है तो वो याद आती है। मुकुल रोहतगी अभी आए हैं और मुकुल रोहतगी के साथ अरुण जी का जो संबंध था, बॉन्डिंग थी, वो सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। मुकुल रोहतगी ने अरुण जेटली के साथ काम बड़े लंबे अरसे तक किया और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप मुकुल रोहतगी से बात करें तो सबसे पहली लाइन यही कहते हैं कि अगर आज मैं कुछ हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। ये तमाम लोग मित्रवत संबंध रखते हुए सुबह मॉर्निंग वॉक लोधी गार्डन्स में लिया करते थे और उस मॉर्निंग वॉक में उसे पावर वॉक कहा जाता था, जहां सब लोग तय कर लेते थे कि आज देश में क्या होना है। वो सुबह का 45 मिनट का इनका वॉक कई बार हम पत्रकारों के लिए भी बड़ा ज्ञानवर्धन का वक्त हुआ करता था, हम लोग भी पीछे पीछे निकल लिया करते थे। बात सुन लीजिए, इतना ही काफी हुआ करता था। मुकुल रोहतगी आज यहाँ अभी पहुंचकर शायद न जाने क्या सोच रहे होंगे और ये बताता है कि इन सब लोगों की मित्रता कितनी घनिष्ठ रही है। विजय जी, देखिए, जहाँ पे हम लोग बैठते थे लोधी गार्डन में, वो धीरे धीरे उस जगह का नाम हम लोगों ने जेटली पॉइंट रख दिया था। और आज सुबह भी हम सभी लोग सुबह वहाँ जेटली पॉइंट पे इकट्ठे हुए। पहले तो अरुण जी हमारे साथ वॉक भी किया करते थे। जब उनका ऑफिस पृथ्वीराज रोड पे शिफ्ट हुआ तो फिर वो शाम के लिए वॉक पे आने लगे। उसके बाद फिर सुबह वॉक के लिए जब आते थे, धीरे धीरे जब डायबिटीज़ के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो फिर उन्होंने मॉर्निंग वॉक का जो समय था उसको सिर्फ अपने मीटिंग टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ रोज़ चाय, बिस्किट और नींबू पानी और साथ में अरुण जी की
टोटल एनालिसिस, ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे में से कोई भी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज आप वहाँ पे अगर आधे पौने घंटे के लिए आप अरुण जी के साथ बैठे हैं तो देश की कोई भी ऐसी पॉलिटिकल या लीगल या स्ट्रेटेजिक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसका का पूरा एनालिसिस अरुण जी वहाँ पर ना देते हो। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो जो जेटली पॉइंट था वहाँ पर आप सुबह अगर आ गए और उनके साथ बैठे हैं तो पूरे दिन में या पूरे देश की राजनीति में क्या होने वाला है वो सभी वहीं पे एक तरीके का डिस्कस हो जाता था। जी विजय जी, आप लोग एक साथ घूमते थे, वॉक करते थे, डायबिटीज के शिकार हो गए थे, लेकिन क्या कभी, क्योंकि हम लोग जब भी देखते थे अरुण जी को तो वो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन उनके मन में कहीं जब वो ज्यादा बीमार भी हुए तो इस बात की चिंता थी कि मैं बीमार हो गया हूं और इस बीमारी की वजह से पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अरुण वॉज बड़ी हिम्मत वाले आदमी थे वो, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको ये बातों ने परेशान किया। मेरे ख्याल में अभी लास्ट के अगर 2 या 3 महीने छोड़ दिए जाए और या फिर उनका जो न्यूयॉर्क में जाना हुआ जब उनको कैंसर की डिटेक्शन हुई, उससे पहले अरुण वॉज इन फुल स्पिरिट्स, और कभी भी जिसको वहाँ धीरे धीरे हम बोलते थे भाई ये अरुण का दरबार है, वहाँ पर मतलब कभी भी सिर्फ थोड़ी बहुत मेडिकल रीज़न से उनकी वॉक बंद हुई थी, लेकिन वहाँ पे आना, दोस्तों से मिलना, चाय के साथ बिस्किट, रस्क और पूरी की पूरी हंसी मजाक, इसमें कोई भी कमी नहीं थी। और ये नहीं, पूरा घर पे भी आप चले जाएं, अब एक बार मुझे ज़रूरी मिलना था और ही वॉज वेरी बिजी, तो मैंने फ़ोन किया तो बोलते विजय तू ऐसे कर, तू सुबह 6 बजे आ जा। 6 बजे से 7 बजे तक मेरा एक 0 आवर होता है, उसमें बैठ के चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे। एंड 7 बजे उनके डॉक्टर आ जाते थे, जो उनका पूरे का पूरा जितने भी टेस्ट हैं वो मॉर्निंग में उनके ये लोग करते थे, और उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो फिर उन्होंने घर के अंदर सैर करनी शुरू कर दी, और दोस्तों से मिलना मिलाना या अब राजनीतिक जिम्मेवारियां, वो तो अगर आप उनको ट्रैक करें तो आप देखेंगे कि मैं 2019 का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के लास्ट डे तक जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी, चाहे वो मीडिया की ब्रीफिंग की जिम्मेवारी हो या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर में उनका इनपुट्स हो, उन्होंने किसी भी चीज़ को रोका नहीं जी। वो बीजेपी हेडक्वार्टर में रोज पहुंचते थे, सिर्फ थोड़ा डिस्टेंस पे रहना पड़ता था। भाई जैसे हम मिलने जाते थे तो पहले तो बिल्कुल जैसे हम साथ बैठे हैं तो बातचीत होती थी, फिर धीरे धीरे कम से कम नहीं तो मिनिमम 10 फुट का डिस्टेंस होता था, कि क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी लेवल था, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि कोई इन्फेक्शन कैच नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी कार्यशैली में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा, और उनका जो दिमाग था वो लास्ट पॉइंट तक बहुत अलर्ट था। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग, और उनके तो जो ट्वीट्स आते थे जी, मेरे ख्याल में हम सभी लोगों ने उसको नोटिस किया होगा बिल्कुल, कि दे वर वेरी टाइमली एंड दे आर वेरी शार्प एंड दे वर वेरी एक्यूरेट। जी बिल्कुल। और अजय जी जैसा कि याद दिला रहे थे कि एक बार जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, मुखाग्नि दी जा चुकी है, और ये वो लम्हा होता है जब परिवार के लिए भी, मित्रों के लिए भी सबसे भारी होता है, क्योंकि इसके बाद पंचतत्व में विलीन व्यक्ति सिर्फ आपकी यादों में रह जाता है, और ये अपने आप में सबसे गंभीर मौका होता है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, बाहर बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इसके बावजूद तमाम मित्रवर, नेता सब मौजूद हैं, और ये प्रदर्शित कर रहा है कि आज अरुण जेटली की स्वीकार्यता कितने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में रही है। ये बस इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को औपचारिकता यहाँ पर प्रस्तुत करनी है, ये लोगों का जुड़ाव है जो आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही चलती हुई चिता के इस लौ के साथ ही अरुण जेटली अब हम सबों के बीच नहीं रहेंगे, हमारी याद हमारी स्मृति में रहेंगे, और ये उनके लिए
एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब वो अमर हो जाएंगे हम सबों के बीच। जी, अपने काम से अमर होंगे, अपने व्यवहार से अमर होंगे, अपनी वाणी से अमर होंगे, और जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए काम करते रहे उसके लिए बीजेपी के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन देश के लिए उन्होंने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके लिए देश उनको याद करता रहेगा। परिवार और उनके चाहने वालों के लिए उन्होंने जो किया है उसके लिए लोग उन्हें याद करते रहेंगे। लेकिन एक चीज सबसे खास है कि अपने व्यक्तित्व के लिए तमाम जितने लोगों से हमारी बातचीत हो रही है सब एक बात जरूर कह रहे हैं कि बहुत शालीन थे, और उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में कभी ये लगता नहीं था उनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं और उनसे आप बात करते हुए महसूस कर नहीं सकते थे। हरवीर जी, कहते हैं कि जब स्कूल या कॉलेज के दिनों में छात्र आगे बढ़ रहे होते हैं और ख़ास तौर से कॉलेज के दिनों में, और वो छात्र नेता बन रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, बहुत कुछ दिखने लगता है ख़ास तौर से अध्यापकों को। अरुण जेटली क्या छात्र जीवन से ही इस तरह की रणनीतिकार और इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये छात्र आने वाले दिनों में पूरे देश पर छा जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया को रुखसत कहेंगे तो पूरा देश ऐसे नम आंखों से उन्हें याद कर रहा होगा? नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन अगर आप देखें अगर छात्र जीवन पर हम थोड़ा सा दृष्टि डालें तो अरुण जी और उनके साथी 2-3 वो वास्तव में इवन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था डूसू का, उसके लिए वो जिम्मेदार थे। एक बहुत लंबी स्ट्राइक विद्यार्थियों की हुई, उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट थे डूसू के, और वो जो लंबी स्ट्राइक थी लगभग 50 दिनों तक वो लंबी स्ट्राइक स्टूडेंट्स की चली, और उस स्ट्राइक का मकसद ये था कि जो डूसू के चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। पहले क्या था कि काउंसलर्स का चुनाव होता था, डूसू के पहले 10 काउंसलर चुने जाते थे, और वो जो 10 काउंसलर चुन करके ऐसे सब काउंसलर्स मिल करके फिर जो डूसू के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे। इससे क्या होता था कि बहुत सारी जो धन शक्ति है और जो बल शक्ति है उसका प्रयोग कई बार राजनीतिक जो इकाइयाँ थीं छात्र जीवन की वो करती थीं। वो काउंसलर्स को बस में भर के ले जाना, दिल्ली के बाहर ले जाना, होटल में ठहराना, इस तरीके की जो पैसे का अपव्यय भी होता था, और एक धन का और बल का एक प्रयोग और इंटरवेंशन होता था राजनीति को प्रभावित करने के लिए। अरुण जी ने अपने छात्र जीवन में ये महसूस किया कि अगर राजनीति में इस प्रकार का धन और बल का प्रयोग होगा तो सही मायनों में प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये एक युद्ध छेड़ा कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जिसमें 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत होना चाहिए, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो सीधे अपने पदाधिकारी चुने, और अपने पदाधिकारी चुने, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स चुने, और उसके हिसाब से डूसू चले। तो मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि होनहार बिरवान के होठ चीकने पात जी, तो वहीं से हम उनकी सोच का और उनके नेतृत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सोच थी उनकी, किस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका। और बाद में उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि राजनीति को अगर आपने सही ढंग से जीना है तो उसके लिए ईमानदारी और उसके लिए स्वच्छता आवश्यक है। धन और बल का प्रयोग राजनीति के लिए खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है। एक बात अभी अजय जी आप कह रहे थे कि उनका जो कभी जो बीमारी है उन्होंने कभी उसका एहसास नहीं होने दिया। मैं आपको बताऊं, कई बार पिछले जब वो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो कई बार उनके घर जाना हुआ। कई बार जो अपने सतीश उपाध्याय थे, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली प्रदेश के, उनके साथ कई बार अकेले भी जाना हुआ, तो कभी लगा ही नहीं कि इनको वास्तव में कोई बीमारी है। मतलब इतने खुश मिजाज, इतना चेहरे पे रौनक, इतना स्माइल, उस स्माइल को देख करके और उनका जो होस्ट रूप था उसको देख करके कोई आदमी ये सोच ही नहीं सकता था कि उनको कोई बीमारी है। और मुझे अचानक अटल जी का वो याद आ जाता है कई बार, जब उन्होंने एक कविता लिखी थी मौत से ठन गई, तो उन्होंने भी 51 से लेकर के लगभग अब तक 2019 यही कहा कि ठीक है, देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो, और मौत को उन्होंने बार बार ललकारा, हर जगह पे ललकारा।
और उनका ये जो इच्छा शक्ति थी, वो जो विल पावर था, वो उनको वहाँ तक ले गया। एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि ही वॉज अ वेरी केयरिंग पर्सन, और वो हर एक की चिंता करते थे, परिवार की चिंता भी करते थे, देश की चिंता भी करते थे, पार्टी संगठन की चिंता भी करते थे, मित्रों की चिंता भी करते थे, और गरीबों की चिंता भी करते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो हर क्षेत्र में हर किस्म की चिंता करें, मुझे लगता है कि ऐसे नेता बहुत कम बिरले मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्षति हुई है, एक रिक्त स्थान हुआ है। भगवान कैसे इसको पूरा करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे जैसे लोग भी आज ये महसूस उनको हमेशा ये लगता था जब घर पर जाते थे कि मेरे से ज्यादा नजदीक इनके कोई है ही नहीं। जी, बिल्कुल ये एहसास वो करवाते थे। बिल्कुल हमारे साथ राहुल डबास हमारे सहयोगी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंतिम संस्कार की तस्वीर है, और ये आप अंतिम तस्वीर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अरुण जेटली किसी तस्वीर में नजर आएंगे तो वो उनकी तस्वीर पुरानी होगी, वो हम सब की यादों की तस्वीर होगी। हम सब जैसा उनसे मिले हैं, हमने उनको देखा है, उन्होंने जो कार्य किए हैं देश के लिए, उन तस्वीरों में हम उन्हें देख पाएंगे। लेकिन ये आखिरी तस्वीर, आखिरी लम्हा तमाम देशवासियों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सब के लिए। और इस अग्नि के साथ अब अरुण जेटली जी का ये जीवन खत्म हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अंतिम सच है, लेकिन जाहिर सी बात है तमाम परिवार, परिजन, मित्र, राजनीतिक सहयोगी, आज हर किसी के जीवन में एक शून्य है, और अरुण जेटली अपने व्यक्तित्व से इस शून्य को हम सब के पीछे छोड़ गए हैं। और यही बताता है कि एक व्यक्ति का चरित्र क्या है, आप किस तरह से लोगों के बीच अपने जुड़ाव को रखते हैं, उस जुड़ाव को कैसे आप सामने प्रस्तुत करते हैं। इतनी बारिश के बाद भी लोग आज वहाँ बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, ये बताता है कि लोग अंतिम क्षण तक उनका साथ देना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी उनकी थाती है जो उन्होंने आज तक कमाई है। जी, जाहिर सी बात है इस अंतिम सच के स्वीकार करने के साथ ही अरुण जेटली हम सबों की स्मृति में हैं, लेकिन हर कोई जो भी आज तक उनसे मिला है उनकी स्मृतियों के साथ जरूर रहेगा, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनसे कभी मिला हो जो ये ना कहे कि अरुण जेटली ने मेरे जीवन में क्या योगदान दिया। जी अजय जी, लेकिन एक बात है, अभी स्क्रीन पर क्योंकि बीजेपी के तमाम, ये देखिए एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, आज इनके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक देखा है। पिछले बहुत कम वक्त में पार्टी के कई बड़े नेता चले गए हैं, इनके मन में क्या चल रहा होगा कि क्या एक पार्टी का जो अध्याय है वो खत्म होने की तरफ है? क्या पार्टी के वो नेता जो इस वक्त एक मॉनिटर की तरह या कहे कि घर के गार्जियन की तरह बैठे हुए थे, जो हर दिशा निर्देश के साथ रणनीतिक कार्यशैली में एकदम कुशल थे, उनका जाना, पार्टी के इस तरह के नेताओं का चला जाना, क्या चल रहा होगा आज मन में कि आगे कौन करेगा ये सब, कैसे संभालेगा कौन इस पार्टी को इस तरीके से, जिस तरीके से ये नेता संभालते आ रहे थे? इसे आप विधि का विधान कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी थी, एक पूरी पीढ़ी थी जिसे यंग टर्क्स कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी में। पार्टी विथ अ डिफरेंस और यंग टर्क्स, ये दो शब्दावली आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि ज़्यादातर नेता जो जेपी आंदोलन से जुड़कर आगे बढ़े थे, उन्होंने पार्टी को एक बहुत ही मुखर चेहरा दिया था। कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न सिर्फ नौजवान माना जाता था, बल्कि वो लोग थे जो कि जनता की चिंताओं को सामने रख पाते थे और बड़ी बखूबी से रख पाते थे। ये तमाम यंग टर्क्स वो थे जो कुशल वक्ता के तौर पर अपनी बातों को सामने रखते थे। आप सुषमा स्वराज की बात कर लीजिए, आप अरुण जेटली की बात कर लीजिए, ये लोग जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते थे तो आप विपक्ष का जवाब हो जाता, बिल्कुल विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उनकी दलील में एक भी कोई शब्द भी दाएं का बाएं नहीं कर पाता था, और ये बताता था कि इनकी जांच पड़ताल उसके साथ साथ पकड़ अपने विषय पर कितनी जबरदस्त हुआ करती थी।